स्कूल बर्बाद हो रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? हम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी चिंता इस छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी आपकी सरकारी कंपनी है, जितना भी आपकी सरकारी जमीन है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और इसलिए हम ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। हमारे गांव में एक किस्सा चलता था, सुनिए। गांव में भैंस चुराने वाले लोग आते थे और रात में भैंस, गांव में होता था कि भैंस के गले में घंटी बांधते हैं कि अंधेरे में अगर भैंस हिलती डोलती है तो घर वाले चैन से सोते हैं कि भाई भैंस सुरक्षित है और हम अपना चैन से सो रहे हैं। तो चोर जब आते थे तो भैंस को खोल करके ले जाते थे, तो घंटी चुरा करके कोई और ले जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो जो गांव वाले जागते थे वो किसके पीछे जागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है। और बाकी चोर भैंस चुरा करके दूसरे रास्ते ले जाते थे। इसलिए जब अंत में चोर उसको रख के फेंक के भाग गए तो अंत में गांव वालों को क्या मिला? घंटी। और असली चोरी उधर हो गई। मेरा कहना यह है कि इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपकी कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। रे भाई, ये कहां से गलत बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे। ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे। जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। अगर शिक्षा और कलम की बात करना, रोजगार की बात करना, सरकारी संपत्तियों के बेचने के रोकने की बात करना, इसका हक कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये लड़ाई है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है ना? अब अगर सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं तो उसमें आरक्षण है क्या? आपका आरक्षण है क्या? नहीं है उसमें आरक्षण। तो मंडल कमीशन कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या हमारी ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या कि जहां भी इस देश में कोई भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति हो उसमें इस देश के SC ST OBC और जितने भी कमेरा लोग हैं उनको उनकी आबादी के अनुपात में वहां जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यही तो बात हम करने आए। अब आपके छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वहां पर अभी पिछले दिनों आरक्षण बढ़ाया गया ना। एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वर्म की बात करते हैं आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अगर आरक्षण न होता तो हमारे देश में जितने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, क्या इतने SC ST OBC समाज के कभी बन पाते क्या? जहां आरक्षण नहीं है वहां SC ST OBC पहुंच पाए क्या? जैसे न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 2 शेड्यूल कास्ट के जज हैं और 1 OBC के जज हैं। शेड्यूल ट्राइब का तो कोई जज ही नहीं। ये सवाल पूछना क्या संविधान विरोधी बात करना है क्या? मैंने अभी एक RTI लगाई मेरे अपने YouTube चैनल पर, आप देखेंगे। इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज की डेट में जितने भी प्रोफेसर के पोस्ट हैं 90 से 99% SC ST OBC के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और आज भी इस देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 41 प्रोफेसर OBC के हैं और 20-25 प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं और ऐसे ही 10-15 प्रोफेसर शेड्यूल ट्राइब के हैं। और बाकी 90% प्रोफेसर कौन है? मैं नहीं जानता उनकी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। आप समझदार लोग बताइए, वो 90% प्रोफेसर कौन है भाई? उनकी मेरिट कौन चेक करता है? अब एक बात बताइए, अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। आपने रिपोर्ट पढ़ी क्या? जानते हैं ना वो रिपोर्ट? इसको आसान भाषा में कहूं तो 100 लोग अगर इस देश में हैं और 100 रुपया इस देश का है तो 100 रुपया में से
एक आदमी 40.5 रुपया कब्जा किए हुए हैं और 50 आदमी केवल 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 50 आदमी 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं वो कौन से समुदाय के हैं। ये जानना मेरे हक है और इसका अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी से कौन मर जाता है? सबसे ज्यादा कौन, किसके प्रोफेसर कम बने हैं, किसके डॉक्टर इंजीनियर कम बने हैं? ये सवाल क्या छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है क्या? आपको अगर कल को कोई आंदोलन करना हो तो आपको अगर 2 विकल्प चुनना हो, कोई धर्म और रंग का आंदोलन हो और दूसरी तरफ आपका आरक्षण जो 76% कर दिया गया, जिस पर एक राज्यपाल बैठी हुई हैं और वो पास नहीं कर रही हैं, तो ये बताइए ये किसका हक मारा जा रहा है? ये सवाल है मेरा आपसे। और अगर आरक्षण मिल रहा है तो आपको अगर आरक्षण मिलता है उसका लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता? आपके बच्चों को शिक्षा मिलती कि नहीं? और जहां आरक्षण नहीं है उसका क्या हो रहा है? इसलिए मंडल आंदोलन आया तो मंडल आंदोलन के विरोध में इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। पता है कि नहीं? इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, हम केवल ये गुजारिश करने आए हैं, ये संविधान, भारत का संविधान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजुकेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पे थोड़े ही हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना किसी के सामने कोई चीज नहीं है। भगत सिंह ने एक लेख लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूं। आज की डेट में अगर कबीर और भगत सिंह होते तो मुझे तो पता ही नहीं, डर है कि उनका क्या होता। भाई अगर आज की डेट में कबीर साहब होते, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पाए गांठ गठियायो बार बार ओका क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू और भारी भई तो फिर क्यों तोले। काकर पातर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पातर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दो उम्रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखे तुर्कन की तुर्काई। और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसलिए मैं कबीर, और हम कबीर सिलेबस में पढ़ते पढ़ाते हैं। कबीर का क्या करेंगे? कबीर दास ने लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माटी का एक नाग बना के लोग पूजे, लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। ये तो कबीर का पढ़ रहा हूं ना भाई। और कबीर पर तो अभी बैन नहीं लगा है इस देश में, अभी बोलने की आजादी है ना। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। और क्या कबीर लिख रहे हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भिड़ा न बैकुंठे जाए। ये कौन लिख रहा है? कबीरदास। इसको कौन छपवाया है? भारत सरकार। और इसके लिए क्या कह रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। पढ़िएगा। और इसलिए कबीर साहब, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद साहब और तथागत बुद्ध, इन लोगों ने 2-3 काम किया। वो दो तीन काम करने की हमें इस समय सख्त जरूरत है। पहला काम, किसी भी सांप्रदायिक काम में हमें नहीं जाना है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी सांप्रदायिक काम में हमें नहीं जाना है। हमें किस चीज में जाना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। गलत कह रहा हूं तो कहिए। एक बात बताइए, आपको अगर कल 2 ऑप्शन मिल जाए, 2 ऑप्शन मिल जाए, एक तरफ इस तरह का कोई काम करना हो और दूसरी तरफ अपने बच्चे का स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाना हो, आप किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? ज्योतिबा फुले का नाम सुना है ना आपने? ज्योतिबा फुले के सामने एक संकट था। उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाओं और दलितों के बच्चों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा फुले ने क्या किया? स्कूल खोलेंगे। किसके लिए? बच्चों के लिए, जो दलित घरों के बच्चे, जो शूद्र घरों के, अछूत घरों के बच्चे थे, और लड़कियों को।
जिनको पढ़ने से रोका गया उनको पढ़ने के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई। इस बात से सबसे ज्यादा कौन नाराज हुआ? उस इलाके के कौन लोग थे? मैं इशारा कर रहा हूं, आप सब जानते हैं ना कौन विरोध किया था? शिक्षा का विरोध कौन किया? सती प्रथा खत्म हो इसका विरोध कौन किया? विधवा विवाह हो इसका विरोध कौन किया? बाल विवाह खत्म हो इसका विरोध कौन किया? वोटिंग अधिकार महिलाओं को भी मिले इसका विरोध कौन किया? महिलाओं को शादी की उम्र बढ़ाई जाए, कम उम्र में ब्याह ना हो, इसका विरोध कौन किया? आप पहचानते हैं कि नहीं? इस देश में किसका किसका विरोध हुआ? और तब जाकर के महात्मा फूले के पिता को जाकर उन लोगों ने समझा दिया कि ये आपका बच्चा धर्म विरोधी काम कर रहा है, ये शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रहा है। पिताजी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम दोनों ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, अब तुमको दो में से एक चुनना होगा, या तो तुम अपना घर चुनो या तो तुम अपना स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बताओ राजनांदगांव के लोगों, क्या ज्योतिबा फूले ने अपना घर चुना था? क्या ज्योतिबा फूले ने अच्छा पुत्र होना चुना? क्या ज्योतिबा फूले ने पिता की बात मानी? क्या ज्योतिबा फूले धर्म वालों से डर गए थे? क्या अरे हम उस पुरखे के वारिस हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके स्कूल खोला, और अगर वो ना स्कूल खोला होता तो हम जैसे लोग आज यहाँ खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके बात नहीं करते। तो जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम आए हैं वो सीढ़ी हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? रे भाई, अगर स्कूल ना होता तो हम यहाँ नहीं होते, अगर भारत का संविधान न होता तो हम यहां नहीं पहुंच पाते। ये बात कहना गलत है क्या? डॉक्टर अंबेडकर, मंडल कमीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इन सारे लोगों ने कौन सा भारत बनाने की कोशिश की थी? अब मैं आखिरी में कुछ बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो ऐसा भारत जो किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा, किसी भी चीज से नहीं चलेगा। एक किस्सा सुनाता हूं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लोगों। इस देश में जब भारत का संविधान बन रहा था तो कुछ लोगों ने एक सलाह दी थी कि भारत का संविधान भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि खुदा के नाम से शुरू होना चाहिए, कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ और नाम से शुरू होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर तो समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे थे। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने का मौका नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया, पढ़कर लौट कर आए तो घर नहीं दिया रहने को, अधिकारी थे तो उनको फाइल फेंक कर दी जाती थी, फिर भी अपने दम पर कभी विदेश नहीं गए, कभी भागे नहीं, कभी डरे नहीं, और आंख में आंख डाल करके अपने समाज के हित के लिए वो ताउम्र लड़ते रहे। उस आदमी ने जो एक चाल चली उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किससे शुरू होगा? इसको लेकर के अब वोटिंग होगी, और वोटिंग में तमाम खुदा भगवान हार गए, और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसलिए हमें उस संविधान को बचाने की जरूरत है। उस संविधान ने हम सबको बराबर बना दिया। जितना इस देश में आस्तिक लोगों को हक है अपनी भक्ति करने का, उतना इस देश में नास्तिक लोगों को हक है अपनी नास्तिकता की बात करने का। जितना इस देश के लोगों को हक है अपने भगवान को पूजने का, उतना इस देश को हक है कि जो कोई नहीं मानता है किसी को उसको पूजने का। और पता है संविधान के पहले भी ये काम हो रहा था। वेदों के बाद 6 दर्शन आए, उसमें 2 दर्शन सांख्य और वैशेषिक पदार्थवादी वैज्ञानिक चेतना के दर्शन है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सारे लोग जानते होंगे। चार्वाक और लोकायत कहाँ आया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धिमम पिबेत और भस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुतः भवेत्। ये हमने थोड़ा ही कहा, ये आपके